जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो चलिए आज हम लोग का क्लास जो होगा, आज क्लास होगा हम लोग का 9वां क्लास होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आता है और डेली हम लोग क्लास चलता है। आप लोग वीडियो जो भी है यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा, जो अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का किया जा रहा है। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है वो आप लोग देखिएगा एक बार करके। इसका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। चाहे वो एग्ज़ाम में रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, या बिहार एसएससी का हो, या फिर बिहार एसआई या बिहार पुलिस, ये सब के लिए बेस्ट है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार वीडियो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलता है वो कौन सा है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान है। क्या है? रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान। रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलता है और आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न इसका, पहला प्रश्न इसका आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? यानी कि लोलक जो होता है, लोलक जो होता है उसका जो चाल होता है कैसा होता है? आवर्ती होता है, आवर्ती। और उसका जैसे ये हो गया लोलक हो गया, ये लोलक हो गया। ये कैसे घूमता है? तो इधर अगर आएगा तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यानी कि ऐसे ऐसे क्रम में यह घूमते रहता है लोलक। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो इसका स्थिति ऊर्जा जो होता है वो कहाँ पर अधिकतम होता है? तो किनारे पर। ये क्या है? ये किनारा है। ये क्या है? किनारा है, किनारा। ये भी किनारा है। किनारे पर क्या होता है इसका? किनारे पर इसका स्थिति ऊर्जा जो है वह अधिकतम होता है। और गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होता है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है अधिकतम कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। इसे क्या कहते हैं? माध्य स्थिति कहते हैं। ये लोलक को क्या कहते हैं? यहाँ पर माध्य स्थिति कहते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया था? क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कोपरनिक्स। कोपरनिक्स के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। कोपरनिक्स के द्वारा सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से जल को और 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है और उसके बाद फिर बढ़ जाता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। और बी में है कि जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। सी में है जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। और डी में है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। 10 से जब कम ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। 4 डिग्री पर क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। यानी कि आयतन जो होता है, जल का आयतन वह 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। और घनत्व की बात करें यानी कि डेनिसिटी की, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपका विद्युत परिपथ में आमीटर समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन में है। विद्युत परिपथ के बारे में बताना है कि विद्युत परिपथ जो होता है उसमें आमीटर जोड़ा जाता है, वह कौन से क्रम में? समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में। यह सही है। बी में देखेंगे आमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में। सी में है आमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही समानांतर क्रम में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक समान नहीं जोड़ा जाता है। और डी में है आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों श्रेणी क्रम में। ये भी गलत है।
आंसर ए और बी में हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आमीटर जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में। क्या होता है? आमीटर, आमीटर यानी कि आमीटर के द्वारा क्या विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा जो होता है वह धारा क्या होता है? समान होता है, धारा समान होता है, धारा समान होता है। और वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, और वोल्टेज को मापता है, तो यह श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वोल्टेज जो है वह समानांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं। ये वाला प्रश्न जो है अभी फिलहाल में प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का या कोई भी एग्जाम हुआ है तो उसमें ज़्यादा करके ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक चैप्टर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो, अर्धचालक के बारे में बताना है, अर्धचालक के बारे में पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका? अर्धचालक का वह पदार्थ है जो धारा प्रवाह के एक दिशा में होने देता है, धारा प्रवाह एक दिशा में होने देता है किंतु विपरीत दिशा में नहीं। और बी में है, विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है। यानी कि अर्धचालक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अर्धचालक जो है वह पूर्ण चालक से कम होगा और कुचालक से अधिक होगा, यानी कि कुचालक और चालक के बीच होगा, कुचालक और पूर्ण चालक के बीच का होगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि विद्युत से अधिक चालकता रखता है और परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है, पूर्ण चालक से कम और कुचालक से अधिक। अगला प्रश्न 6 नंबर है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, और किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वो देखना है। तो इसका जो होता है क्रम जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या होता है? गाय पदरी अशुरेदी, गाय पदरी अशुरेदी होता है। यानी कि ये क्या हो गया? गामा किरण हो गया, गामा किरण, ये एक्स किरण हो गया, ये पराबैंगनी किरण हो गया, ये दृश्य किरण हो गया, और ये अवरक्त किरण हो गया, सूक्ष्म किरण हो गया, और ये दीर्घ किरण हो गया, दीर्घ किरण हो गया। तो इसमें क्या होता है? ऐसे क्रम में जाने पर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य, यह तरंग दैर्घ्य का सिंबल है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो इसका होता है दीर्घ तरंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंग का होता है, दीर्घ तरंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? गामा का। और आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति का उल्टा होता है, आवृत्ति का ऐसे होता है, आवृत्ति का। तो आवृत्ति अगर सबसे अधिक होगा तो किसका होगा? सबसे अधिक किसका होगा? गामा का होगा, क्योंकि केवल तरंग दैर्घ्य ऐसे जाता है और बाद बाकी सब उल्टा होता है। तो गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन बी में है गामा किरण। क्या है? बी में गामा किरण है, ऑप्शन बी में है गामा किरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया प्रैक्टिस सेट में, आप लोग करके देखिएगा, एक बार क्लास में करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा कितना अच्छा प्रश्न है। जब तक देखिएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है, आर बराबर होता है एल बटा ए होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता गुने लंबाई या बटा में ये एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि रो एल बटा में इसको क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? प्रतिरोध कितना होगा? तो ये आर जो है क्या होता है? आर आधी कर दी जाती है, तो आधी कर दी जाएगी, यानी कि 1/2 अगर कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 प्रतिरोध 1/4।
यहाँ पर 1/4 है, ये इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध जो है, जैसे यहाँ पर 1/4 अगर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आंसर थोड़ा चेंज करने का जरूरत है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर 1/4 नहीं होगा, ये वाला 1/4 नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 1/4 नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी विभवांतर उसमें बहने वाली धारा यानी कि आई के समानुपाती होता है। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, आई आर होता है। यह नियम किसका है, यह नियम किसका है, किसने दिया था, तो यह नियम ओम के नियम पर आधारित है, ओम के नियम पर आधारित है, भी बराबर आई स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह किस कार्य के लिए मिला था, किस कार्य के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। झूले का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल यानी कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। ये इसका फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो यहाँ पर क्या है, टी आवर्तकाल, आवर्तकाल पूछा गया है, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर और जी पर निर्भर करता है। ये लंबाई पर और जी पर निर्भर करता है आवर्तकाल। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो यहाँ पर क्या भार है, बैठेगी तो उसका भार होगा, तो भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि भार अगर झूले पर दिया जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल इसका अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल टी जो है यह किसके, एल के समानुपाती है। चलिए अच्छा समझ लेते हैं फिर से, टी समानुपाती है एल के, यानी कि लंबाई के समानुपाती है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। और टी जो है यह गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है अगर घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण जो है यह अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल अगर घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि विपरीत होगा। चलिए अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, 11 नंबर, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, 11 का क्या हो जाएगा, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, और घटते क्रम में कब होता है, जब जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक रेखा के माध्यम से देखेंगे कि यह बड़ा है और इससे कोई छोटा आ जाएगा, इससे भी कोई छोटा आ जाएगा, इससे भी कोई छोटा आ जाएगा, इससे भी कोई छोटा आ जाएगा। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। और अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में कैसे होता है, आरोही क्रम में ऐसे होता है, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। तो आरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर कार्बन की मात्रा जो है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है, और उसके बाद उसमें उससे कम ऐसे करते हैं। तो यहाँ ए में है पिटवा लोहा, बी में
ए ऑप्शन में है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, उसके बाद मृदु इस्पात है, मृदु इस्पात है। अगला में है मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, पिटवा लोहा में, उसके बाद ढलवा लोहा में होता है, उसके बाद मृदु इस्पात में होता है। यानी कि सबसे अधिक कार्बन जो है, सबसे अधिक कार्बन होगा, सबसे अधिक कार्बन हो जाएगा इसका पिटवा लोहा में, पिटवा लोहा में, उससे कम हो जाएगा ढलवा लोहा में, उससे कम हो जाएगा मृदु लोहा में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यानी कि प्राकृतिक रबर जो है उसको मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए, मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? 13 नंबर प्रश्न, इसमें क्या मिलाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, सल्फर। यानी कि सल्फर के कारण क्या होता है? सल्फर के कारण मजबूत और प्रत्यास्थ हो जाता है। सल्फर मिलाने से प्रत्यास्थता और मजबूत, यानी कि मजबूताई जो होता है इसका बढ़ता है। अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। हैलोजन जो वर्ग होता है, यानी कि आवर्त सारणी में जो वर्ग है, वर्ग कितना है? वर्ग या समूह कितना है? वर्ग या समूह कितना है? 16 है, सॉरी 18 है। वर्ग कितना है? 18 है। और आवर्त की बात करें, आवर्त की बात करें तो आवर्त कितना है? 7 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील, हैलोजन वर्ग कौन सा है? तो हैलोजन वर्ग हो जाएगा आपका 17वां। हैलोजन वर्ग हो जाएगा 17वां। तो 17वां वर्ग में सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? 14 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन क्या है? सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे अभिक्रियाशील है। और ये 17 नंबर वर्ग में है। टोटल वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 18। टोटल वर्ग की संख्या कितनी? 18। और आवर्त की संख्या 7। चलिए हम लोग सब समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर। पंद्रह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? 15 क्या है? कौन सा निम्न में से विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा अचुंबकीय है? ए में है निकेल, बी में कोबाल्ट, सी में जस्ता और डी में है तांबा। इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? अचुंबकीय यानी कि उसमें चुंबक का गुण नहीं है, चुंबक का गुण नहीं है, अचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यानी कि धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, यह इसका जो रासायनिक सूत्र है, यानी रासायनिक फार्मूला इसका जो है वह क्या है? रासायनिक सूत्र इसका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर।
18 नंबर प्रश्न है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। यानी कि रसायन प्रयोगशाला में जो लिटमस का प्रयोग किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है। हरी शैवाल से, कवक से, नील हरी शैवाल से, शैक से। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा आपका शैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा शैक। शैक से प्राप्त किया जाता है। किससे, शैक से। याद रखिएगा आप लोग, शैक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अक्रिय गैसें, अक्रिय गैस जो होता है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं। यहाँ आवर्त के बारे में देखे हैं, वर्ग के बारे में देखे हैं। यानी कि आवर्त सारणी में वर्ग कितना बताए हैं आपको, वर्ग यानी कि समूह, समूह कितना बताए हैं, 18 बताए हैं। तो 18वां जो समूह है, 18वां, उसे क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। यानी कि 18वां समूह को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैसें हैं एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक और शून्य परमाणुक। क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस है। इसमें कितने परमाणु होते हैं अक्रिय गैस में, अक्रिय गैस में कितने परमाणुक है ये अक्रिय गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्रिय गैस क्या है, एक परमाणुक है। एक परमाणुक कहने का मतलब है कि आप लोग समझ लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, तो डायरेक्ट ओ नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यह द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक है। जैसे सल्फर हो गया, सल्फर क्या लिखते हैं, S8 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, यानी कि इसमें आठ आठ परमाणुक है, तो इसे क्या कहेंगे, बहुपरमाणुक भी कहेंगे, बहुपरमाणुक भी कहेंगे। इसी तरह जैसे अक्रिय गैस जो है यह शुरू होता है किससे, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन। तो उसी तरह नियॉन को देखेंगे या आर्गन को देखेंगे, हीलियम को देखेंगे, हीलियम क्या है, He है। इसके साथ कुछ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह एकल परमाणुक है। एक अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यह क्या है, एकल परमाणुक है। यानी कि अक्रिय गैस जो है, 18वां वर्ग जो है वो सब क्या है, अक्रिय गैस यानी कि एकल परमाणुक है। 18वां जो है वर्ग वो सब क्या है, एकल परमाणुक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। BCG का टीका निम्न में से कौन सी बीमारी में लगाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि BCG का टीका किस में लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यक्षमा में। किस में, यक्षमा में लगाया जाता है। यक्षमा को और किस नाम से जाना जाता है, यक्षमा बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा, इसे ही टीबी के नाम से जाना जाता है, टीबी के नाम से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यही बीमारी है। इसमें BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मियादी बुखार। 21 नंबर है मियादी बुखार। मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। 21 से क्या हो जाएगा आंसर, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंत हो जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से प्रभावित अंग कौन सा है, आंत है, आंत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। यानी कि A, B, C, D 4 विटामिन दिया गया है, इसमें हार्मोन किसे माना जाता है, हार्मोन किसे माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। क्या माना जाता है, हार्मोन भी माना जाता है विटामिन डी को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। 23 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन, कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण का अनुक्रम क्या, यानी कि क्रमांक, मतलब मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही क्रम क्या है, अनुक्रम। यानी कि परिसंचरण में जो भाग लेते हैं, परिसंचरण में जो भाग लेते हैं, जैसे दयालिंद हो गया, बयालिंद हो गया, नीलय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब जो भाग लेते हैं तो इसका क्रम क्या होता है, क्रम बताना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे इसमें ए में क्या है, दायां अलिंद, बायां अलिंद और फेफड़ा, फिर बायां नीलय। यानी कि दायां अलिंद में पहले, उसके बाद बायां नीलय में, अलिंद में, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद फिर बायां नीलय में। 2 ऑप्शन है, फिर बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां नीलय। ये तो होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं इसका अगला ऑप्शन।
अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां नीलय। क्या हो जाएगा आंसर इसका? दायां अलिंद से दायां नीलय में जाता है, यानी कि फेफड़ा जो है, हृदय जो है, हृदय मानव शरीर का जो कोष्ठ है, कितने 4 भागों में बांटा गया है मानव शरीर के कोष्ठों को, 4 कोष्ठ में बांटा गया है। उसमें कौन है 4 कोष्ठ? दायां अलिंद है, दायां नीलय है और एक बायां अलिंद है और एक बायां नीलय है। तो इसको यानी कि परिसंचरण जो होता है वो उसका क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले दायां अलिंद में रक्त पहुंचता है, उसके बाद दायां अलिंद यानी कि दायां साइड और ऊपर होता है दायां अलिंद। उसके बाद दायां अलिंद से कहाँ जाएगा? दायां नीलय में जाएगा, यानी कि नीचे आएगा, क्योंकि ये अलिंद है, दायां अलिंद ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दरवाजा के जैसे होता है, कपाट होता है, तो ये अलिंद है, अलिंद है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, दायां नीले में आएगा, दायां नीले में आएगा। और दायां नीले से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर बायां अलिंद में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या? बायां अलिंद हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायां नीले हो जाएगा। तो यहाँ से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, यहाँ पर फेफड़ा होगा, फेफड़ा में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? फेफड़ा से बायां अलिंद में, बायां अलिंद में यानी कि यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर नीले में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ पर होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है कहाँ पर? एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ पर होता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है? लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, जैसे ये आँख हो गया, ये क्या हो गया? आँख हो गया, आँख हो गया। तो इसका रेटिना कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। क्या कह रहा है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो यह कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक बनता है, वह वस्तु के बराबर होता है, परंतु उल्टा होता है। यहाँ ऑप्शन में वास्तविक नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पर समझना होगा ऑप्शन कैसे समझा जाएगा। यहाँ पर है कि वस्तु के बराबर, तो बराबर तो होता है, बराबर होता है, परंतु उल्टा, उल्टा। और यहाँ पर है छोटा, छोटा होता है वह सीधा होता है, छोटा होता है वह सीधा होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वास्तविक जब भी अगर कहा जाएगा, वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह क्या होगा? सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक वाला सीधा नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद है सी में है वो वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, तो उल्टा वाला होगा, लेकिन उल्टा वाला होगा लेकिन बराबर बनता है। क्या होता है? बराबर बनता है। ऑप्शन देख लेंगे, एक और ऑप्शन इसका डी नंबर ऑप्शन। वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है, तो सीधा वाला तो होगा ही नहीं, यानी कि बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वह उल्टा बनेगा और काल्पनिक वाला हमेशा सीधा बनेगा। उल्टा और छोटा होता है, क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा, यानी कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शन ए में प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा, बी में प्रकाश से ताप ऊर्जा, और सी में ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, और डी में ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर। सूची 1 और सूची 2, सूची को मिलान करना है। देखते हैं यहाँ पर मिलान करके क्या है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? यहाँ पर जीव का नाम दिया गया है और उसका दूसरे में क्या है? उसका वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? नीली व्हेल, नीली व्हेल, ये क्या है? नीली व्हेल क्या है? मछली है, क्या है? मछली है। तो नीली व्हेल का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, मछली। कटल फिश, सिल्वर फिश, ब्लैक फिश। अब ये सब में देखना है कि ये सब कौन से वर्ग में आते हैं। मत्स्य में होता है नीला व्हेल। अट्ठाईस नंबर का देखना है, 28 नंबर।
28 नंबर, जैसे ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का यानी कि ए का क्या हो जाएगा, कटल फिश का हो जाएगा मुलस्का, यानी कि कटल फिश का किस वर्ग में आता है, मुलस्का, यानी कि घोंघा के वर्ग में आता है। कटल फिश घोंघा के वर्ग में आता है मुलस्का। और डी नीला व्हेल जो है यहाँ पर स्तनधारी दिया गया है, तो स्तनधारी वर्ग में आता है नीला व्हेल। नीला व्हेल स्तनधारी के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन से मिलाकर देखेंगे, ए का 4 और डी का 3, ए का 4 और डी का 3। तो यहाँ पर क्या है, ए का 4 और डी का 3, ये दोनों मिल रहा है। अब ये दोनों मिलाकर देखेंगे, अब ये दोनों मिलाकर देखेंगे, बी का मिलाकर देखेंगे, बी का सिल्वर फिश। सिल्वर फिश का क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश जो होता है वह, सिल्वर फिश किस में आता है, सिल्वर फिश, ऑप्शन बी सिल्वर फिश किस में आता है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो होता है ऑप्शन बी, यह किस में आता है, यह कीड़ा वर्ग में आता है। सिल्वर फिश कीड़ा वर्ग में आता है। तो ब्लैक फिश किस में आ जाएगा, तो कौन सा बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ब्लैक फिश। ब्लैक फिश मत्स्य में आ जाएगा। यानी कि चलिए अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ए जो है कटल फिश, यह मुलस्का में आता है। और नीला व्हेल जो है यह स्तनधारी वर्ग में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। तो ब्लैक फिश किस में आ जाएगा, ब्लैक फिश, ब्लैक फिश किस में आ जाएगा, मत्स्य में हो जाएगा। इसका ए का हो जाएगा 4, यानी कि सीरियल क्रम से होगा 4 होगा। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो 4 1, उसके बाद सी का हो जाएगा 2, 4 1 2, उसके बाद हो जाएगा नीला व्हेल का हो जाएगा 3, 4 1 2 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 4 1 2 3 क्या हो जाएगा आंसर इसका, 4 1 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी के खाने योग्य भाग कौन सा है पौधे का। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, प्रकंद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत जो है वह दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था कोशिका सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडेन व शॉन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और शॉन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी रमन, बी में क्या एच जे भाभा, ये दोनों नहीं होंगे। अगला देखते हैं, सी में है एस चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका एस चंद्रशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है, यानी कि इक्विनॉक्स कहलाता है कब, जब पूरे वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, यानी कि 2 ऐसा दिन जिस दिन क्या होता है, दिन और रात दोनों जो है वह बराबर होता है, बराबर समान अवधि का होता है। दिन और रात दोनों समान समय का समान अवधि का होता है। वह कौन सा दिन है, कौन से डेट पर होता है यह। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। यह दिन कब आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। 21 मार्च और 23 सितंबर को वह ऐसा दिन आता है जिस दिन क्या होता है, दिन और रात पूरे साल में एक बार दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। 33 का, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 34 नंबर। बादलों के फटने का तात्पर्य क्या है, यानी कि बादल के फटने का तात्पर्य क्या है, किससे है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तरित के झंझाव, तरित के झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, यानी कि बादल फटने से जो घटना उत्पन्न होती है, वह घटना कौन सा है, यानी कि उसमें त्वरित झंझावार होता है, यानी कि बिजली अधिक गिरता है और तीव्र मूसलाधार वर्षा यानी कि असामान्य दशा में वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, बादल फटने से क्या होता है, त्वरित झंझावार उत्पन्न होती है, झंझावट उत्पन्न होती है और तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा हो जाती है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा होने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
35 नंबर, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। तो आवर्तकाल के बारे में आप लोगों को बताया था कि आवर्तकाल बराबर क्या क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, L/G। इसमें क्या बताए थे आपको कि टी जो होता है, टी जो होता है समानुपाती होता है लंबाई के, और टी व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल के। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, क्या है ऑप्शन में, ए में है इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना कब हो जाएगा, इसकी लंबाई की आवर्तकाल दोगुना कर, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। बी में है लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सी में है इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। तो यहाँ टी बराबर हम लोग क्या देखे थे, समानुपाती होता है एल का, तो एल कहाँ रहता है, अंडर रूट रहता है। तो अगर 2 कर देंगे, लंबाई को दोगुना करेंगे तो यह √2 गुना हो जाएगा। लंबाई को अगर हम 4 करेंगे, यानी कि 4 करेंगे, जैसे टी बराबर करेंगे √4, तो ये 2 निकल के आ जाएगा, टी बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा कब, जब लंबाई को हम 4 गुना करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसकी लंबाई 4 गुनी करने पर। क्या हो जाएगा, लंबाई 4 गुनी करने पर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। यानी कि ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। यानी कि ऊष्मा के प्रवाह का जो ऊष्मा जो प्रवाह होता है वह 3 प्रकार से होता है। कौन कौन, संवहन क्रिया द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। यानी कि यह माध्यम है, क्या है, ऊष्मा के प्रवाह करने की यह माध्यम है। तो किस माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। विकिरण माध्यम में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न से प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मथ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, बिस्मथ है। यानी कि लोहा जो है क्या है, लौह चुंबकीय है, और निकेल भी लौह चुंबकीय है, और कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह 1 बाइट है, किया जाता है, 1 बाइट है। 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट बराबर 8 बाइनरी अंक होता है। क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, 8 बाइनरी अंक होता है। 1 बाइट यहाँ पूछा क्या है, 1 बाइट बराबर, 1 बाइट बराबर यहाँ पूछा गया है, ये 1 बाइट बराबर पूछा गया, क्या होगा, 8 बाइनरी अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, अचुंबकीय। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन ए जो है निकेल है या क्या है, लौह चुंबकीय है, कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय है। और ये प्रश्न जो है यहाँ 2 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया है। और ये अनुचुंबकीय, तांबा क्या है, अनुचुंबकीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जस्ता। जस्ता क्या है, जस्ता अचुंबकीय है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। चलिए से क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 13 है और द्रव्यमान की संख्या 24 है, तो परमाणु संख्या बराबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों परमाणु संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान कितना है, 24 है, इसको माइनस कर लेंगे 13, क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, परमाणु संख्या 11 हो जाएगा।
11 हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा आंसर? 41 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 11। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मैलेकाइट निम्न का अयस्क है। मैलेकाइट, मैलेकाइट किसका अयस्क है? 42वां प्रश्न है मैलेकाइट किसका अयस्क है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर। कॉपर यानी कि कॉपर यानी कि तांबा, तांबा का अयस्क है क्या? मैलेकाइट। मैलेकाइट क्या है? तांबा का अयस्क है। एल्युमिनियम का क्या अयस्क है? एल्युमिनियम का बॉक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम का जो अधिक पूछा जाता है प्रश्न कौन सा है? बॉक्साइट है, बॉक्साइट, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? प्रश्न ये सब थोड़ा रिपीटेड प्रश्न लग रहा है। 43 नंबर प्रश्न, कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये वाला भी प्रश्न रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर। 43 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हम लोग लगाए थे, विटामिन डी। क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन। एक दो प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि एक ही प्रैक्टिस सेट में 2 बार पूछ दिया गया है, 2 प्रश्न ऐसा मिला है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन जो है वह कहाँ स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम है क्या है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। क्या है? फफूंद। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। फफूंद यानी कि क्या है? कवक है, कवक। फफूंद यानी कि कवक है। ईस्ट और मशरूम क्या है? कवक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कृंतक होता है, कृंतक होता है, रक्षक यानी कि केनाइन होता है, केनाइन होता है, और ये अग्र चवर्णक होता है, और ये चवर्णक जो है यह नहीं होता है। क्या होता है? चवर्णक नहीं होता है। चवर्णक कौन सा दांत है? तो सबसे अंतिम वाला, यानी कि जिसे चौ का दांत बोलते हैं या अकल चह भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं होता है, चवर्णक नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? यानी कि बीसीजी का जो टीका लगता है वह नवजात शिशु को लगाया जाता है और कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि थियोलॉजी, थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। 48 का प्रश्न है थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। थियोलॉजी में विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 49 नंबर, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए का देखेंगे, पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर के द्वारा क्या होता है? उच्च तापमान को मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की दिशा को मापा जाता है। और क्रोनोमीटर के द्वारा नौ चालन को मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, 2 4, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 4 1, उसके बाद डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 4 1 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं मिला के, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उनचास नंबर है, अब एक ही प्रश्न बचा हुआ है। लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, प्रैक्टिस सेट 9 का आज लास्ट प्रश्न है। कौन सा है? 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है आपका कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया और डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है मलेरिया और डेंगू में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मच्छर की काट, मच्छर की काट। क्या हो जाएगा आंसर? मच्छर की काट। यानी कि मलेरिया और डेंगू में कॉमन क्या नहीं है? मच्छर की काट, मच्छर की काट। चलिए आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न था, और आप लोग देखिएगा और कैसा लगा क्लास देखिएगा। प्रश्न
प्रश्न देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सब प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। चलिए, धन्यवाद।